हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसरो के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ से 22 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज के वीडियो का। द इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइंस एंड कंपोनेंट इज कॉल्ड, यानी कि इंटरलॉक एयर बबल्स बन जाता है हाइड्रोलिक पाइपलाइन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसे प्रेशर बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, क्या उसे कैविटेशन बोलेंगे या उसे ग्रेविटेशन बोलेंगे? तो जो इंटरलॉक बबल्स बन जाते हैं हाइड्रोलिक पाइपलाइन के अंदर, कुछ इस प्रकार से बबल्स बन जाते हैं। तो इस बबल्स को हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा कैविटेशन। कैविटेशन एक तरीके से इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है, उसके ऊपर बबल शेप ऐसे बन जाते हैं पाइपलाइन के अंदर, उसी को हम कैविटेशन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है। टू पाइपलाइंस हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि दो पाइपलाइन में बाहरी थ्रेड है, एंड्स नीड टू बी ज्वाइन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि दोनों के एंड को कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है। विच पाइपलाइन इज यूज फॉर ज्वाइनिंग? प्लग को यूज़ करेंगे, क्या उसमें कैप का यूज़ करेंगे, कपलिंग का यूज़ करेंगे, कि या फिर उसमें एल्बो का यूज़ करेंगे? तो दोस्तों, जब भी कोई पाइपलाइन होती है जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, कुछ इस प्रकार से बाहरी थ्रेड होंगे इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है स्ट्रेट लाइन में इसको अगर जोड़ना है तो हम कौन से पाइपलाइन ज्वाइनिंग का एलिमेंट को यूज़ करेंगे? तो ये होगा हमारा कपलिंग। किसका होगा दोस्तों? यहाँ पे कपलिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कैप स्क्रू आर मैन्युफैक्चर टू डैश टॉलरेंस देन मशीन बोल्ट। जो कैप स्क्रू होता है, जब उसको बनाते हैं तो हम डैश टॉलरेंस देन टू मशीन बोल्ट के कौन से टॉलरेंस का यूज़ करते हैं? क्लोज़र, क्या क्लोज़र टॉलरेंस में, या फिर लूज़र टॉलरेंस देन मशीन बोल्ट, या इक्वल, या फिर स्लैग? तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैप स्क्रू होता है उसको जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मशीन बोल्ट के टॉलरेंस से हम क्लोज़र यानी कि करीब बनाने की कोशिश करते हैं। जब क्लोज़र रहेगा तभी उसमें वो आसानी से फिट हो पाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यहाँ पे लाइन से ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को अलग वीडियो बना के डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का। सेट स्टेलाइट इज़ अ टूल मटेरियल एंड इज़ अ नॉन मेटल, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, या नॉन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों, जो स्टेराइड टूल मटेरियल है वो किस प्रकार का मटेरियल है? क्या वो नॉन मेटल है, अधातु है, फेरस मेटल है, या फिर नॉन फेरस मटेरियल है, या नॉन ऑफ दी अबव? यानी कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेलाइड टूल किस प्रकार का मटेरियल है दोस्तों? नॉन फेरस मटेरियल, मतलब कि उसमें आयरन की मात्रा नहीं है। और फेरस मटेरियल क्या होता है दोस्तों? जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, फेरस उसी को बोलते हैं, और नॉन फेरस में आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे साइन बार से क्वेश्चन पूछा गया है। साइन बार आर यूज व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू लेस देन 1 मिनट इज नीडेड फॉर। साइन बार का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे उच्च डिग्री की एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। टू लेस देन 1 मिनट इज नीडेड फॉर मेजरिंग एंगल, मार्किंग आउट बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव? तो जो साइन बार होता है वहाँ पे हाई डिग्री की एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, जो कि 1 मिनट से भी कम होता है। तो वो होता है हमारा मेजरिंग एंगल और मार्किंग आउट के लिए। किसके लिए दोस्तों? मेजरिंग एंगल और मार्किंग आउट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों के लिए ऑप्शन आपका सही, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग व्हील से क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कंसेंट्रिक विद शाफ्ट एक्सिस ऑन विच इज माउंटेड इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों, यहाँ इन्होंने पूछा है कि जो प्रोसेस है ग्राइंडिंग व्हील को
एक ऐसा शेप बनाने की जिससे कि वो कॉन्सेंट्रिक रन कर सके शाफ्ट के एक्सिस के द्वारा। तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रूइंग, टर्निंग, ट्रूइंग, ब्रेसिंग या ग्लेजिंग। तो जब भी हमको ग्राइंडिंग व्हील को उस शेप में डालना होता है ताकि हम कंसेंट्रिक शाफ्ट की सहायता से रन करा सके, तो वहाँ उस प्रोसेस को हम ट्रूइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रूइंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ कंडक्टेंसेस। यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, एम्पियर, सीमेंस या ओम मीटर। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों? सीमेंस होती है। क्या होती है दोस्तों? सीमेंस। और ओम किसकी यूनिट है? ये रेजिस्टेंस की होती है। और एम्पियर करंट की यूनिट होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोटिंग फैक्टर से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले दिल्ली मेट्रो में भी सेम एज इट इज़ पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर है। कोटिंग फैक्टर फॉर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर कितना रखा जाता है? 1.4 से 1.5, 1.25 से 1.3, 1.6 से 2.2 या अबाउट 2.2, यानी कि 2.2 से ज़्यादा। जो कोटिंग फैक्टर होता है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए वो कितना होता है? 1.6 से 2.2, यानी कि 1.6 से 2.2 तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। आइडेंटिफाई द शोल्डर जॉइंट यूज फॉर शीट मेटल वर्क। तो ये जो जॉइंट दिखाया गया है आपको, ये किस प्रकार का जॉइंट है? इसे शीट मेटल में प्रयोग करते हैं कि ये लैप जॉइंट है, या फिर जोगल लैप है, या बेटिंग लैप है, या कॉर्नर लैप है। तो इस प्रकार का कभी भी डायग्राम आता है शीट मेटल के द्वारा और उसे शोल्डर से ज्वाइन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एबेटिंग लैप। क्या बोलेंगे दोस्तों? एबेटिंग लैप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एबेटिंग लैप। फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के, 354 के, 318 के, या फिर 386 के। तो जो 113 डिग्री एफ केल्विन होता है, वो फ़ारेनहाइट केल्विन, वो हम केल्विन में कैसे दर्शाएंगे? 318। कैसे दर्शाएंगे दोस्तों? 318। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ इसको। हाँ, आर यूज फॉर मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि इसका प्रयोग हम सिलेंड्रिकल सरफेस पर एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए करेंगे। बाहरी थ्रेड कैसे बनाएंगे दोस्तों? डाइस के द्वारा, टैप्स के द्वारा, लेथ मशीन के द्वारा, या बोथ एएनसी के द्वारा। तो जब भी एक्सटर्नल थ्रेड की बात होगी तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड पे जब भी हम डैश आर यूज फॉर मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस पर एक्सटर्नल थ्रेड बनाना हो तो हम डाइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? डाइस का। यहाँ इन्होंने ऑप्शन बोथ ए एंड सी दिया है, डाइस और लेथ मशीन। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। डाइस से भी हम यूज़ करते हैं और लेथ मशीन में भी डाई के द्वारा इसे यूज़ किया जा सकता है थ्रेड बनाने के लिए, क्योंकि लेथ मशीन जो होती है वो भी आउटर में आपका थ्रेड काट सकती है। इस वजह से दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप आंसर को, ऑप्शन को सही से नहीं पढ़ते हैं, उस वजह से आप यहाँ पे डाइज लगा के चले आओगे, लेकिन एग्जामिनर ने इसीलिए इस टाइप का पेपर को कुछ ऑप्शंस को ऐसे घुमाया है कि आप कंफ्यूज हैं। तो इस वजह से पेपर को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन और ऑप्शन को दोनों ही ध्यान से देख के ही ऑप्शन पे टिक करिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। अ टाइप ऑफ फायर एसोसिएटेड विद सॉलिड मटेरियल अदर देन मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि फायर जो होता है सॉलिड मटेरियल के लिए मेटल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा, तो वो किस तरह का फायर में आता है? क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास ए में, या क्लास डी में? दोस्तों, जब भी सॉलिड मटेरियल की बात होगी तो वो हमेशा क्लास ए फायर में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? क्लास ए फायर, यानी कि क्लास ए फायर आपका आंसर सही है सॉलिड मटेरियल की जब भी बात होगी।
यहाँ पे इन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि अदर देन मेटल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात होती है तो ये क्लास डी फायर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ शोल्डर फ्लैग डिपेंड ऑन, यानी कि जो शोल्डर फ्लैग्स हम यूज़ करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? क्या वर्किंग टेम्परेचर ऑफ शोल्डर पे, क्या कि शोल्डर के वर्किंग टेम्परेचर पे, या फिर सोल्डरिंग प्रोसेस पे, या फिर मटेरियल टू बी जॉइन, जिस मटेरियल को जोड़ना हो उस पर फ्लक्स डिपेंड करता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो शोल्डर का जो हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ शोल्डर फ्लक्स, यानी कि शोल्डर फ्लक्स का यूज़ होता है वो डिपेंड करता है कितने टेम्परेचर पे सोल्डरिंग कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग टेम्परेचर ऑफ शोल्डर, सोल्डरिंग प्रोसेस किस तरह का सोल्डरिंग का प्रोसेस है, और मटेरियल टू बी जॉइन, और कौन सा मटेरियल आपको ज्वाइन करना है उस आधार पे हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ थ्रेड मोर सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन और पावर। तो कौन सा ऐसा थ्रेड है जिससे हम मोशन और पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं? वी थ्रेड, स्क्वायर एंड ट्रापेजोइडल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या ट्रापेजोइडल थ्रेड। तो जब भी पावर ट्रांसमिशन की बात होगी ना तो हम थ्रेड का यूज़ करेंगे स्क्वायर एंड ट्रापेजोइडल थ्रेड। किसका दोस्तों? स्क्वायर एंड ट्रापेजोइडल थ्रेड। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको इजीली वो विजुअल हो जाए क्वेश्चन। ये हाँ यहाँ फिट हो गया। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन पिच डाया टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि जो रेशियो होता है पिच डाया के और नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर के, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसे वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे, क्या उसे एडेंडम बोलेंगे, क्या उसे लैंड बोलेंगे, या फिर उसे मॉड्यूल बोलेंगे? दोस्तों सबसे वेलोसिटी रेशियो से नहीं बोलेंगे, एडेंडम ऊपर का पार्ट होता है टीथ के, लैंड यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऐसे ही कट जाएगा, और यहाँ पे मॉड्यूल आपका आंसर हो जाएगा। और मॉड्यूल क्या होता है कि रेशियो होता है किसका? पिच डाया अपॉन नंबर ऑफ टीथ। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, आपने देखा होगा अपनी थ्योरी क्लास में, थ्योरी की बुक में भी देखा होगा, यही फॉर्मूला होता है और यही उन्होंने पूछा है इनडायरेक्टली, यानी कि मॉड्यूल हो जाएगा पिच डाया अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड, तो पिच डाया और द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंबल पूछा है, तो सिंबल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसरो में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सिंबल आप ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप जाके कुछ वीडियोस मैंने बनाई भी हुई है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिंबल के बारे में पूछा गया। सिंबल किसको दर्शाता है? ड्रायर, लुब्रिकेटर, फिल्टर या न्यूमेटिक मोटर। तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है हमारा फिल्टर को। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपका इसरो के प्रीवियस क्वेश्चन SDSC या फिर एक प्रीवियस एक पेपर हुआ था VSSC में पूछा गया था। चलिए दोस्तों टोटल ये आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।